और वो बच्चे जो महरूम है तालीम से, उनके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे जो है उनको आप पढ़ा सकें। तो देखिए 20-25 साल में इंशाअल्लाह हमारी हालत बदल जाएगी। ऐसी बिजनेस छोटी छोटी कंपनियां बनाई, 5 लाख 10 लाख 20 लाख वाली कंपनियां बनाई, करोड़ों की मत सोचिए, इंशाअल्लाह वही बनेगी। तो आप देखिए हमारी हालत बदल जाएगी। तो ये दो चीजें अगर पकड़ लें हम, तो तालीम और बिजनेस, इन दो चीजों में आगे बढ़े तो देखिए खिदमत खल्क से मुसलमान बड़ी हद तक काफिल है। कई साल पहले मैं सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। वो चैरिटी के बारे में एक साहब ने गुफ्तगू की जो उसके एक्सपर्ट थे। उन्होंने बताया कि मगरिब यानी यूरोप और अमेरिका में चैरिटी पर जितना काम होता है, हमारे इलाके में मतलब गल्फ और सऊदी अरब में सिर्फ 2% होता है। जबकि हम समझते हैं कि सऊदी अरब और गल्फ वगैरह में बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो काम अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप खास तरीके से वहाँ हो रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने खुद देखी, मैं लंदन में बहुत जमाने तक रहा हूँ, उन्होंने खुद देखा है कि वहां पर एक पूरा हर आदमी कुछ न कुछ खर्च कर रहा है। एक चीज होती है स्टैंडिंग ऑर्डर। हर आदमी ने स्टैंडिंग ऑर्डर अपने बैंक को दे रखा है कि मेरी तनख्वाह से हर महीना, मेरी इनकम से हर महीना फला 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 इदारे को 5 पाउंड इसको, 10 पाउंड इसको, 15 पाउंड इसको, 2 पाउंड इसको भेजो। और ये तहरीक मिलियनों की है, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जैसे ऑक्सफैम है, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, एक्शन एड है, ये छोटी मोटी नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के रुपए में देखेंगे तो अरबों की उनकी सालाना उनका जो बजट है। और ये सब आम आदमी से आ रहा है। अमीर लोग भी देते होंगे, लेकिन आम आदमी जो कि 5 पाउंड और 10 पाउंड और 15 पाउंड देता है, उससे ये आ रहे हैं। और वो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम करते हैं। एक्शन एड यहाँ पर भी है। मैं समझता हूँ यहाँ हिंदुस्तान में वो 500-600 करोड़ रुपए से कम नहीं खर्च कर रहे होंगे, कम से कम, शायद से ज्यादा ही कर रहे होंगे हिंदुस्तान में। वो पैसा यहाँ नहीं जमा हो रहा है, बल्कि वो यूरोप में जमा हो रहा है, वहां से यहाँ आता है। और यहाँ पर मुख्तलिफ ज़िम्न में, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी फराहम करने में हो, इलाज में हो, बच्चों की तालीम में, वगैरह वगैरह बहुत से उन्होंने बना रखे हैं। और बहुत 790 करोड़ पिछले साल तक। जी जी, बहुत बड़ा उनका बजट है। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। और इसी तरह से जो ऑक्सफैम वगैरह है और दूसरी बहुत सी तंजीमें हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हैं इसमें, जबकि हमारा खुदा जो है वाज़े तरीके से कहता है, और कुरान शरीफ में है कि पूछ रहे हैं कि क्या खर्च करें, तो क्या जवाब मिला है कुरान शरीफ में, बोले लाफ हुआ, जो बच जाए वो खर्च करो। हमारे यहाँ बच जाए तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो मर्सिडीज खरीद लूंगा। मैं तो इस साल जो है न्यू स्विट्जरलैंड में जाकर के अपनी छुट्टी मनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो हम जरूरतें बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पैसे। मैं समझता हूँ आज जो मुसलमान जिस हालत में है, हिंदुस्तान में भी इतनी बुरी हालत के बावजूद इतना पैसा आम आदमी के पास कभी नहीं था। मेरे बचपन में, मैंने एक बार बताता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा सा था और गांव में मैं ननिहाल में रहता था। तो एक आदमी के पास रजिस्टर्ड पोस्ट आई सिंगापुर से, उसने खोला, उसमें 100 रुपए थे। और वो आदमी खुशी से पागल हो गया, नाचने लगा, अरे 100 रुपए आए मुझे वहां से। तो ये जमाना तो बहुत दिन की बात नहीं है, 60 साल की बात है मुश्किल से। आज हमारे पास 100 रुपए की कोई कीमत नहीं है, बल्कि 1000 की भी नहीं है, लाख की भी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट में करोड़ रुपए भी होंगे, 50 लाख भी होंगे, या प्रॉपर्टीज उनकी जो है बहुत उससे ज्यादा होंगी, लेकिन हम खर्च नहीं कर रहे हैं। जो अल्लाह पाक ने हमसे कहा कि जो बचे वो खर्च करो, जो बचे तो बहुत कुछ है, अपनी जरूरत बढ़ा लें। हम भाई, अगर मेरा काम जो है छोटी सी गाड़ी से हो सकता है, तो मैं जो है मर्सिडीज ही क्यों सोचूं, मैं उससे भी आगे, बल्कि आजकल गाड़ियां आ रही हैं 1.5 मिलियन 2-2 मिलियन डॉलर की आ रही गाड़ियां। वो नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो जरूरी है
वो उसमें इख्तलाफ करना चाहिए। और माशरे के बारे में, अगर हम माशरे के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। आप में से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कम से कम एक दो बच्चे भी तो पढ़ाई सकते हैं। 500-600 रुपये फीस होती है महीने की, दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते, नहीं करते हैं। शायद वो करते होंगे, ऐसा नहीं है सब नहीं करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और इसी वजह से हमारे 40-45% बच्चे अनपढ़ हैं आज, शहरों में भी हैं और गांव में भी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। ड्रॉप आउट हमारे यहाँ तीसरे क्लास से शुरू हो जाता है, तीसरे, 5वें, 6ठे, और वहां यूनिवर्सिटी आते आते सिर्फ 2% बच्चे जो स्कूल गए थे वो आगे ग्रेजुएशन करते हैं। क्यों? इसमें हमारी सोसाइटी की कमी है, सोसाइटी ने अपना काम नहीं किया। यकीनन बहुत से ऐसे इदारे हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है काम कर रहा है, हमदर्द फाउंडेशन ने काम कर रहा है, लेकिन जरूरत तो बहुत ज्यादा है। हम 200 मिलियन है, 200 मिलियन तो यूरोप के बहुत से ममालिक मिला देंगे तब भी नहीं होंगे 200 मिलियन, इतनी ज्यादा है। तो इसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। और आज जो इस वक्त फिजा हिंदुस्तान में बन गई है, हुकूमत से कोई तवक्को मत कीजिए। जो चीजें हो भी गई थी सच्चर कमेटी के बाद वो भी खत्म की जा रही, डाइल्यूट की जा रही है। और कोई बैद नहीं कि अगले कुछ सालों में 24 के बाद कि जो चीजें खास तरीके से माइनॉरिटी कमीशन है, मैं समझता हूँ वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी वजूद नहीं रहेगा उसका। स्कीमें तो खत्म ही हो रही हैं। पहली मोदी गवर्नमेंट ने आते ही जो स्कीमें मुसलमानों के लिए की गई थी उसको उन्होंने सारी अकलियतों के लिए कर दिया, और उसके बाद बजट मुस्तकिल कम करना शुरू कर दिया। उसके बाद बजट भी मिस्टर नकवी साहब जब वजीर थे, अब तो शायद कोई वजीर है भी नहीं वहां पे, 60% बजट जो कम करके काट करके बनाया गया था, 60% बजट फिर भी वापस जा रहा है गवर्नमेंट को। मतलब नीयत नहीं है खर्च करने की, जरूरत तो बहुत ज्यादा है। स्कॉलरशिप, दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का इतना ऐलान करती है, मेरा ख्याल हजारों कर रहा हूँ, कई करोड़ रुपए सिर्फ इश्तेहार देती है, लेकिन मिलती कितनी है? मिलता कुछ भी नहीं। 5-6 हजार बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें ज्यादातर बच्चे सिख होते हैं। उसकी वजह अभी बताया था साहब ने, वजह क्या है कि हर गुरुद्वारे के अंदर जब स्कॉलरशिप का वक्त आता है तो वहाँ कंप्यूटर लग जाता है, आदमी लग जाता है, वहाँ एक बोर्ड लग जाता है कि फॉर्म भरने का ये वक्त है, आप आइए। फ्री में बैठ के करते हैं हर गुरुद्वारे, हर बड़े गुरुद्वारे में, शायद हर एक में ना होगा लेकिन हर बड़े गुरुद्वारे में ये होता है। फिर वो फॉलो अप करते हैं। मैंने कितने मुसलमान स्कूलों से यहाँ कहा, मुस्लिम स्कूल्स, किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं करते। उनके यहाँ कंप्यूटर के टीचर मौजूद हैं, ये कह देंगे भाई शाम को 2 घंटे 3 घंटे हम जो है किसी काम पे लग जाएंगे, नहीं करते। बल्कि चाहते भी नहीं कि हम कुछ इसमें पीछे आगे आए। तो जब हम आगे नहीं आएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लोन देती है माइनॉरिटीज के नाम पे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनी हुई है, मालिका फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी हुई है। उसको जी, उसके बारे में मैंने मालूम किया तो पहले बता ही नहीं रहे थे। जब मैंने सख्ती किया तो डायरेक्टर साहब तशरीफ लाए, मैंने पूछना शुरू किया, बताना नहीं चाहते थे। जब मैंने बहुत सख्ती किया तो मालूम हुआ साल भर में उन्होंने 15 लाख रुपए लोन दिया। और लोन देने का 100 दस्खत आई तो 100 में से 2, 3, 4 को लोन मिलता है। और वो लोन भी क्या, छोटा छोटा लोन, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, साल भर में 15 लाख उन्होंने लोन दिया। तो मैंने पूछा कि भाई आपके यहाँ खर्चा आपके ऊपर कितना होता है? इसके ऊपर मालूम हुआ 18 करोड़ रुपए अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने DTA के लिए 18 करोड़ रुपए एक दिल्ली गवर्नमेंट की बता रहा हूँ खर्च कर रही है। लेकिन लोगों को कितना दे रही है? 15 लाख रुपए कर्ज। ये भी नहीं कोई ग्रांट है, कर्ज। तो हो कुछ नहीं रहा है। तो ये मैं इन्हें सिर्फ इसलिए कहा, और ये बदलेगा नहीं, इसलिए कि सरकार की नीयत ऐसी है, चाहे ये केजरीवाल की सरकार हो या मोदी की सरकार हो या किसी की सरकार, उनकी नीयत ऐसी है। तो हमको अपने पांव पर खड़ा होना है और हम हो सकते हैं। बहुत लोग हमारे यहाँ इस मुल्क में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे, बहुत से लोग मुल्क के बाहर भी मौजूद हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी है। जरा सा तवज्जो दें और छोटी छोटी तंजीमें बनाएं
आप ये समझेंगे ऑल इंडिया बनाएंगे तो चलेगा नहीं, होने वाला नहीं है। छोटी छोटी बनाए, सिर्फ दिल्ली के लिए बनाए, सिर्फ छोटे से स्टेट के लिए बनाए, एक एरिया के बनाए। यूपी बहुत ही बड़ा है, यूपी में 4-5 बनाए और काम शुरू करें। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो लोग आप पर एतमाद करेंगे। आप अगर शुरू करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। 1 लाख आए, 2 लाख आए, 2 करोड़ आए, आप साल के आखिर में उसका हिसाब दीजिए, ऑडिटेड अकाउंट्स दीजिए और उसको अपनी वेबसाइट पे डालिए। कितनी हमारे एनजीओ हैं जो डालती हैं। एक बहुत बड़े मौलाना साहब ने कहा, एक बार तो मैंने हिसाब दे दिया, अब कभी नहीं दूंगा। लोगों ने पूछा जब, तो उन्होंने दिया और अगली बार के लिए ऐलान किया कि अब तो कभी नहीं दूंगा। तो ये कौन सी सोच है? जब आप पब्लिक से करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो हिसाब देना भी जरूरी है आपके लिए। तो ये भी बना कर लें कि हर एनजीओ, हमारी एनजीओ जो है, आप जाके अभी चेक कर सकते हैं, चैरिटी अलायंस, वहां पे हर साल का ऑडिटेड अकाउंट नाम मौजूद है। और आज उसमें देखेंगे कि सेंट्रल ऑफिस पर एक नया पैसा नहीं खर्च हो रहा है। सेंट्रल ऑफिस जो हमारा दिल्ली में है, वो हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो उसका काम करता है। खर्चा हमारा कहाँ हो रहा है? जहाँ पे वाकई हमारा काम हो रहा है। मुर्शिदाबाद में स्कूल चल रहा है, वहां पे खर्चा हो रहा है, या दूसरा जो काम हो रहा है, या दूसरे जगहों पर कुछ हो रहा है, या कि स्कूलों को हम सीधे सीधे जो बच्चों की फीस होती है सीधे सीधे स्कूलों को देते हैं, हम किसी के हाथ में नहीं देते, स्कूलों को सीधे देते हैं। ऐसे ही अगर कोई बीमार है तो हम उसके हाथ में नहीं देते, बल्कि उसके अस्पताल को देते हैं। अगर उसको दवा की चाहिए तो हम दवा खरीद के उसको देते हैं उसको। तो ये हमने कर रखा है कि हम किसी के हाथ में पैसा बहुत मुश्किल से देते हैं, बल्कि लेकिन सामान देते हैं या उसकी फीस देते हैं, उसके अकाउंट में भेजते हैं। यूनिवर्सिटी में उसको यानी उसकी फीस देनी है तो यूनिवर्सिटी को सीधे भेज देते हैं। ये सब काम करते हैं। तो ये तरीका ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे कैश हाथ में आता है वहां पे गड़बड़ शुरू होती है। बहुत लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग खराब भी होते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। आप गवर्नमेंट अगर पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक के ट्रस्ट को हासिल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जरूरी है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मौजूद है, उसके हर साल वहां पर आपका जो है अपलोड हो जाना चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे आए, हमने ऐसे ऐसे खर्च किए, अब ये बाकी फला जगह हमने इस तरह से किया है। उससे फिर आपका ट्रस्ट बनेगा। तो हमारे यहाँ चैरिटी अलायंस कोई छोटा सा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि हमारे ऊपर रेड हुआ, आप जानते होंगे शायद। उसके बाद जरा से लोग पीछे आए लोगों ने, लेकिन फिर वापस आ गए, इसलिए कि उनको उम्मीद है, वो जानते हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सही जगह खर्च करती है। तो ये बनाइए, ये ट्रस्ट बनाइए, पब्लिक आपको देगी इंशाल्लाह, और आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और ये समझे कि हुकूमत करेगी तो हुकूमत नहीं करेगी, ये आप समझ लें। कोई भी हुकूमत बदल जाएगी, कम्युनिस्टों की भी आएगी। वेस्ट बंगाल में हमने देखा, जहाँ अभी हमारा एक स्कूल चल रहा है मुर्शिदाबाद में, उस वक्त चल रहा है जबकि वहां पे कम्युनिस्टों की हुकूमत थी। कम्युनिस्टों का कहता है बहुत ही प्रो मुस्लिम है, बहुत ही प्रो पुअर है, कुछ नहीं है, झूठ है। जितनी बुरी हालत वहां पर थी कम्युनिस्टों की हालत में, जब हमने वहां पे काम शुरू किया 2005 में, उस वक्त वहां भूखमरी हो रही थी, हंगर डेथ्स डेली। मेरे पास न्यूज आई, हांगकांग से एक ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा कि मुर्शिदाबाद में लोग रोजाना मर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए कि यहाँ कुछ छप ही नहीं रहा। मैनेज कर लिया उन्होंने मीडिया को, कुछ नहीं छप रहा है। तो मैंने एक आदमी को फौरन, अपने एक रिपोर्टर को, हमने पर्चा निकलता था, उसी दिन भेजा। मैंने कहा जाओ। वहां गया तो वहां से उसने फोन किया, मैंने कहा जाकर फोन करके बताओ। उसने बताया कि वाकई मैं तो अपनी आंख से देख रहा हूँ लोग मर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो है, मैं इसलिए मुर्शिदाबाद मुझे इसलिए स्ट्राइक किया, मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान का वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम है। 64% मुस्लिम है इस मुल्क में जो है, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है। और वहां की हालत कितनी बुरी। तो मैंने कहा ठीक, तुम रहो, मैं आता हूँ। मैंने फौरन फ्लाइट से टिकट लिया, मैं गया वहां, देखा वाकई इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी। और कम्युनिस्ट वहां पे हुकूमत कर रहे थे 25-26 साल से, कुछ नहीं कर रहे थे। हर घर के ऊपर जरूरी था कि वहां पर वो उनका जो हैमर एंड सिकल होता है वो तो बना हुआ है, लेकिन आदमी के पास खाने के लिए नहीं, तो उस हैमर सिकल का क्या फायदा। तो अच्छा, आज अगर आप जाएंगे तो हैमर सिकल कहीं नजर नहीं आएगा आपको। पहले हर घर पे नजर आता था। आप कलकत्ता से बैठिए ट्रेन में जाने के लिए मुर्शिदाबाद, आप देखते रहिए हर घर के ऊपर हैमर सिकल, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से जरूरी था, वरना शायद उनकी पिटाई होती थी, डंडे मारते थे उनको।
तो कोई यानी कहने का मकसद ये है कि कम्युनिस्ट भी आ जाएंगे तब भी आपका ख्याल नहीं करेंगे, वो सिर्फ कुछ खास तबकात का, इसलिए कि वो कुछ खास तबकात ही हर पार्टी के ऊपर काबिज हैं और वो अपने ही लोगों का ख्याल करते हैं। कहीं पे यादव हैं, कहीं पे कुछ भी है, कोई पे कौन है, और कम्युनिस्टों में तो ब्राह्मण लोग मौजूद हैं, हालांकि वो तंजीम जो है दूसरी किस्म की है, लेकिन उसमें काबिज जो है असल में ब्राह्मण है। उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी अक्सरियत वहाँ पे ब्राह्मणों की थी, बुद्धा देव और उससे पहले ज्योति बासु की कैबिनेट के अंदर अक्सरियत थी। तो कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोलेटेरिएट है ये? तो हमको अपने आप पांव पर खड़ा होना है और इसके लिए दो बातें जो है मैं अर्ज करता हूँ, बार बार मैं बोलता रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ, वो ये कि हमको तालीम और बिजनेस में आगे बढ़ना है। जॉब है नहीं गवर्नमेंट के पास, जॉब तो कम हो रहे हैं और प्राइवेट जगह पर भी जो है वो तासुब मौजूद है जो कि और जगहों पर है। इसलिए हमको छोटी सी बिजनेस शुरू कीजिए, आप ठीक से काम करेंगे इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, आप बड़ी मत सोचिए, लेकिन छोटी सी चीज बनेगी। हकीम साहब ने बनाया था, क्या हुआ, धीरे से, थोड़ी के पहले दिन तो उन्होंने कमरे के अंदर बनाया होगा ना, लेकिन होते होते पूरा एम्पायर बन गया। तो ये ऐसी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो 30, 40, 50 साल में इंशाल्लाह आप पहुंचेंगे, आपके बच्चे पहुंचेंगे जहां पर कि आप चाहते हैं कि वो पहुंचे। तो तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों की भी, और वो बच्चे जो महरूम है तालीम से उनके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे जो है उनको आप पढ़ा सकें। तो देखिए 20-25 साल में इंशाल्लाह हमारी हालत बदल जाएगी। ऐसी बिजनेस छोटी छोटी कंपनियां बनाई, 5 लाख 10 लाख 20 लाख वाली कंपनियां बनाई, करोड़ों की मत सोचिए, इंशाल्लाह वही बनेगी। तो आप देखिए हमारी हालत बदल जाएगी। आज दुनिया खुली हुई है, जो गैट के आने के बाद जो है जो दुनिया बनी है, दुनिया खुली हुई है। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कीजिए, जो चाहे कीजिए, आप गवर्नमेंट रेवेन्यू बनाने कर सकती है आपको, और वो 20 चीजें यहाँ, 20,000 चीजें यहाँ मौजूद हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। आप कीजिए, उसको रास्ता खुला हुआ है। किसी भी चीज का, फ्रेश फ्रूट्स का, किसी चीज का भी जो है सबका रास्ता खुला हुआ है, बशर्ते कि आप कीजिए। मैं भी मनामा गया हुआ था, बहरीन गया हुआ था अभी चंद दिन पहले, तो कुछ बड़ी दुकानों वहाँ मुसलमान हिंदुस्तान के भी अच्छे खासी जो है उन्होंने मुझे को दिखाया। तो वहां पर समझ लीजिए कि हर सामान किसी और मुल्क से आया हुआ है, ये वियतनाम से आया हुआ है, ये इंडिया से आया हुआ है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है, ये इंडोनेशिया से आया हुआ है, ये फलां से आया हुआ है, दुनिया खुली हुई है। तो आप भी इस चीज में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से काम करें। छोटा सा काम शुरू कीजिए, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो ये दो चीजें अगर पकड़ ले हम, जो तालीम और बिजनेस, इन दो चीजों में आगे बढ़े, तो देखिए जैसे कि यहूदी कौम है, देख लीजिए यहूदी कौम बिजनेस उसमें मुलाजमत में नहीं जाती, वो बिजनेस में जाती है। पारसी कौम मुलाजमत में नहीं जाती है, वो बिजनेस में जाती है। 70,000 पारसी जो हिंदुस्तान में है, 70,000 है, सिर्फ 70,000 पारसियों का बिजनेस में जो हिस्सा है हमसे कहीं ज्यादा, हम 200 मिलियन है, हमसे कहीं ज्यादा वो 70,000 लोगों का है। क्योंकि तवज्जो से, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मुलाजमतों के पीछे नहीं भागते। मुलाजमतें मिलने वाली नहीं है, जो थी वो भी कम हो रही है। तो ये दो बातों पर तवज्जो दीजिए, तालीम और बिजनेस, इंशाल्लाह हम 20-25 साल के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम चाहते हैं हम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।